नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर और आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ ये बेसिकली ई कैट प्रिपरेशन या एम कैट प्रिपरेशन की सीरीज के ऑनलाइन फ्री लेक्चर से रिलेटेड एक टॉपिक है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है ये आपकी सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड है। तो आइए वक्त आया कि बगैर हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर समझनी है वो है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ये देते हैं कि जब चार्ज आपका मूव करने लगे पर यूनिट टाइम के हिसाब से तो जो क्वांटिटी आपके पास आती है उसको कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। या आप यूं कह सकते हैं कि एक सेकंड में कितना कूलम चार्ज एक कंडक्टर के दो पॉइंट्स के दरमियान में पास हुआ ये उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस से मुराद ये है कि आप चार्ज जो फ्लो किया है उसको आप डिवाइड कर दें किसके साथ, टाइम जो चार्ज ने फ्लो होने में लिया है। यानी आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बुनियादी तौर से ये दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है किसके, चार्ज अपॉन टाइम के। आई बराबर होगा क्यू अपॉन टी के, या बहुत सारे लोग चार्ज को स्मॉल क्यू से भी शो करते हैं, ये भी ठीक है। तो चार्ज को जब भी टाइम से डिवाइड किया जाएगा या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस लिया जाएगा तो इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि मैंने आपको बताया एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जनरली किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट गुजरा है जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैदान में बड़ा काम किया तो उसके नाम से इसके यूनिट को मंसूब कर दिया गया। और चार्ज हम सब जानते हैं कि किसमें नपता है, कूलम में नपता है, और टाइम को किसमें नापा जाता है, सेकंड में नापा जाता है। तो अगर कोई आपसे कभी पूछे कि एक एम्पियर क्या होता है तो आप ये कहेंगे कि अगर एक कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर के दो पॉइंट्स के दरमियान एक सेकंड में फ्लो कर जाए तो जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ होगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। तो उम्मीद है ये बात तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की समझ में आ गई। अब अगली जो चीज हमारे सामने बनती है वो ये बनती है कि बेसिकली देखिए जर्नली होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही मंसूब किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को पर यूनिट टाइम हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसको कहा जाता है कि भाई ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है। वजह ये है, वजह बड़ी सिंपल है, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो फ्री मूव नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो बराह रास्त ताल्लुक होता है वो दो बड़ी चीजों के साथ होता है। एक तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में से यानी मेटल्स में से फ्लो करता है और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइट में से। ये दो चीजें। बहरहाल हमारे इस चैप्टर के अंदर हमने जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है तो वो पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट मेटल्स में से या कंडक्टर्स में से किस तरह से फ्लो करता है। बहरहाल यहाँ पर एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क होता है। देखिए कंडक्टर जो होता है वो मेटल होता है, वो एक सिंगल एलिमेंट होता है। जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे क्या है, ये कंडक्टर हैं, ये मेटल हैं। इनमें से इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो सिंपली इलेक्ट्रिक करंट के पास हो जाने के बाद ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के अंदर नहीं टूटने वाले। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर उनका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के अंदर टूट जाते हैं। यानी आप मिसाल के तौर से सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें तो सोडियम क्लोराइड में से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड Na+ आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट की खुसूसियत ये होती है कि एक तो वो केमिकल कंपाउंड होता है, आयोनिक होता है नेचर में, दूसरा जब वो पिघली हुई हालत में होता है या वो पानी में उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ गया हुआ होता है तो उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर टूट जाता है। जबकि मेटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेटल जो होते हैं ये सिंपल सिंगल एलिमेंट होते हैं और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो है वो मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराता है, पास करवाता है। अब वक्त यहां पर इस बात को भी समझने का है कि भाई मेटल के पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मौजूद होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। देखो एक बात ये याद रखो कि अगर तुम पीरियोडिक टेबल
को देखो तो पीरियोडिक टेबल में आप सब जानते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जब आप मूव करते हैं तो आपको पीरियड मिलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट के ऊपर जो है वो आपके पास जनरली मेटल होते हैं और जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाते हैं आप नॉन मेटल्स की तरफ निकलते चले जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर से आप जो है वो सेकंड पीरियड की एग्जांपल ले लें तो सेकंड पीरियड में आपके पास सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो पहला एलिमेंट आता है वो आता है लिथियम। लिथियम के बाद आपके पास आता है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद आपके पास एलिमेंट आता है वो आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद फिर आती है फ्लोरीन। तो हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये लिथियम क्या है, ये मेटल है, ठीक है ना। इसी तरह बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन होते होते यहां से नॉन मेटल शुरू हो गया। कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन उससे खतरनाक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन उससे बड़ा नॉन मेटल है और फ्लोरीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो कि रिएक्शन करता है। फ्लोरीन से भी ज्यादा ताकतवर आखिरी एलिमेंट होता है इस सेकंड पीरियड का जिसको नियॉन कहते हैं, लेकिन चूंकि नियॉन नोबेल गैस में शुमार होती है इसलिए वो रिएक्शन नहीं करती। बहरहाल मेरा ये टॉपिक इस वक्त इनको समझाना नहीं है, लेकिन मुझे आपको एक बात ये बतानी है कि अगर मैं आपसे लिथियम के बारे में पूछूं तो आप ये कहेंगे कि लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। और अगर यहाँ पर मैं आपसे फ्लोरीन की बात कर लूं, नियॉन की इसलिए नहीं जिक्र कर रहा क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करता, तो आप फिर ये कहेंगे कि फ्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स हैं जो कि बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं और उसके पास 9 प्रोटॉन है जो बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप ही से सवाल अगर कराया जाए कि बताइए किसका न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर है, लिथियम का कि फ्लोरीन का, तो आपका ऑब्वियस ही बात है जवाब होगा कि लिथियम का न्यूक्लियस कमजोर है और फ्लोरीन का न्यूक्लियस ताकतवर है क्योंकि उसके पास 9 प्रोटॉन है, उसके पास सिर्फ कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। तो याद रखो लिथियम के जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कमजोर है, किसके मुकाबले में, फ्लोरीन के मुकाबले में। तो लिथियम अपने बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ताकत से नहीं खींचेगा कभी भी जितनी ताकत से फ्लोरीन खींच रहा होगा और उस वजह से ही होगा कि लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके न्यूक्लियस की तरफ इतनी ज्यादा कशिश से ना खींचने की वजह से लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे और जब वो लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि बीच में तुम्हारे पास मेटल का आयन होगा और उसके आवारा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ क्या हो रहे होंगे, वो बाहर की तरफ फिर रहे होंगे। तो अब अगर आपने क्या किया, इस मेटल के ऊपर क्या किया, आपने एक तरफ बैटरी का नेगेटिव अप्लाई करा और दूसरी तरफ आपने बैटरी का अगर क्या अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी का नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा और बैटरी का पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा और यहां से रिपल्जन धागे और वहां से अट्रैक्शन धागे आपका करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होने लगेगा। तो ये बेसिक रीजन है किसका, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन का। जबकि अगर आप नॉन मेटल्स का मामला लें तो नॉन मेटल्स का मामला ये कि उनका न्यूक्लियस इतना ताकतवर होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने काबू में रखता है और उसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्रीली बाहर नहीं फिर सकते। नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह ये होती है कि न्यूक्लियस का ताकतवर होना, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पैक रखता है और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसीलिए लकड़ी में से, कार्बन में से, सल्फर में से आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवा सकते। तो उम्मीद है यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट के मेटल्स में फ्लो होने की वजह क्या होती है और मेटल्स यानी कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको फर्क भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं मजीद आगे और अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो वैसे यहां पर बहुत हद तक तो क्लियर हो गया है, लेकिन बहरहाल वो अलग से भी इसको डिस्कस कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है और वो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से रिलेटेड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ आई। देखो भाई इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है, चूंकि शुरू में साइंटिस्ट को इस बात का पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट असल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। इलेक्ट्रिसिटी पहले डिस्कवर हो चुकी थी लेकिन ये बात मालूम नहीं थी कि ये जो चीज फ्लो कर रही है ये दरअसल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि साइंटिस्ट ने करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए, ये करंट आया बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, तो उन्होंने कन्वेंशन बुलाया और उस कन्वेंशन के अंदर एक गलत बात जो है वो साइंटिस्ट ने, जो जमाने के साइंसदान थे, उन्होंने क्या करी, उन्होंने डिसाइड कर ली कि असल में करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ऑब्वियस ही बात है कि ये जो डायरेक्शन उन्होंने मानी बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये डायरेक्शन हकीकत में बिल्कुल गलत डायरेक्शन है।
असल में चूंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा बैटरी के नेगेटिव से कहां जाते होंगे, पॉजिटिव की तरफ जाते होंगे। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है जो कि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले ली गई, जबकि हकीकत में जो करंट की डायरेक्शन थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, इस डायरेक्शन को, जो गलत डायरेक्शन है जो पॉजिटिव से नेगेटिव ली गई, इसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। जबकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो करंट की डायरेक्शन होती है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। अच्छा, मजे की बात यह है कि पूरी इंजीनियरिंग हमने पढ़ ली, हमने उस पूरी इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं वो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन को लेकर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेकर किए हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या सारे सवाल गलत किए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेकर सवाल को भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, क्योंकि ओवरऑल पूरा सर्किट ही उलट जाएगा। या अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव लेकर भी करेंगे तो भी आपका आंसर एक ही आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिए कि हकीकत में करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, बट इफ वी टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज द कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, देन इट डजंट मैटर, योर आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल विल बी ओके। समझ में आ गई ये बात? सारे न्यूमेरिकल्स का आंसर आपका बिल्कुल ठीक आता रहेगा। अब हम मजीद आगे मूव करते हैं और अगला जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर मौजूद है वो है ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है ओम्स लॉ। ये लॉ ओम साहब ने पेश किया था और ओम साहब का ये कहना था कि आप किसी भी कंडक्टर के ऊपर जितना हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे उस कंडक्टर में से करंट उतना ज्यादा पास होगा। यानी आसान अल्फाज में आप ये कह लीजिए कि ओम का ये कहना था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के ऊपर। दी ग्रेटर दी voltage of the battery or greater the potential difference between 2 points in a conductor, greater will be the current flowing through the conductor। तो जितना ज्यादा तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट तुमको मिलेगा। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? I यानी इलेक्ट्रिक करंट, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो आप ये कह सकते हो ओम्स लॉ ने क्या कहा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। और ऑब्वियस बात है जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाओगे तो इक्वल टू के साथ क्या लगाओगे? एक कांस्टेंट लगाओगे। यहां पर ये कांस्टेंट K है और इस K कांस्टेंट को कहा जाता है कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी ओम्स लॉ का आसान अल्फाज में स्टेटमेंट यह है कि इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बशर्ते कि जो कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन है वो तुम बर्बाद ना कर दो। यानी ऐसा ना करो कि इतना वोल्टेज अप्लाई कर दिया कि कंडक्टर जल गया और जलने के बाद अब तुम बोल रहे हो कि भाई इसमें तो करंट ही नहीं पास हो रहा। तो कंडक्टर बोलेगा भाई ये तो मेरी लाश है, इस लाश में से क्या करंट पास करवाओगे? तो बहरहाल I जो है वो B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटेगा तो इक्वल टू के साथ क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट K आ जाएगा, जिसको तुम क्या कहते हो? कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो कंडक्टेंस होती है ये जाहिर सी बात है करंट के फ्लो करने की एबिलिटी को कहा जाता है। यानी कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से करंट को कितने आराम से पास होने देता है, ये उसकी कंडक्टेंस कहलाती है। और ऑब्वियस ही बात है ये कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती होगी, यानी K बराबर होती होगी किसके? 1/R के। तो अब आप ये कह सकते हो कि I का अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो I बराबर हो जाएगा K की का क्या लिखोगे? 1/R और फिर साथ में क्या आ जाएगा? V। तो यहां से वो मशहूर जमाना ओम्स लॉ का फॉर्मूला मिल गया, V = IR। इसमें ये R क्या चीज है? ये रेजिस्टेंस है कंडक्टर की। अब अगर कंडक्टेंस जो है वो करंट के पास होने की सलाहियत को कहा जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होती होगी? रेजिस्टेंस करंट के रुकने की सलाहियत को कहा जाता होगा। या ये कह लो कि कंडक्टर की अपोजिशन, मुखालफत, जो कंडक्टर करंट की राह में डालता है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यहां पर ये बात मैं तुम लोगों को बताता चलूं, आप लोगों को पता भी होगा बहुत सारों को कि रेजिस्टेंस जो है वो ओम में नपती है और इसका सिंबल जो होता है वो ओमेगा होता है। तो कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो बिल्कुल इसका उलट होता है। ओम के बजाय क्या ले लोगे? मोह। और ये जो ओमेगा का निशान है इसको उल्टा करके बना लो। लेकिन कंडक्टेंस का इसके अलावा एक यूनिट और भी है और कंडक्टेंस के उस यूनिट को कहा जाता है सीमेन। सीमेन एक साइंटिस्ट गुजरा है, सीमेन उसके नाम से ये यूनिट जो है वो मंसूब कर दिया गया। तो बहरहाल V = IR ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि V और I का ग्राफ प्लॉट करो तो कैसा ग्राफ होगा? जब आप V और I का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वोल्टेज है।
वोल्टेज आप अपनी मर्जी से बढ़ाओगे, उसके हिसाब से करंट बढ़ेगा। तो याद रखो, ग्राफ बनाने का बेसिक उसूल ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट आजाद क्वांटिटी होती है, जो अपनी मर्जी से आप बढ़ाते घटाते हो, उसको हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जैसे कि करंट है, वो हमेशा कहां रखी जाती है? वाई एक्सिस पर रखी जाती है। तो यहां पर तुम लोग क्या करोगे? आई रखोगे, और यहां पर क्या रखोगे? वी रखोगे, और जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब एक बात यहां पर मैं और भी आपको बताता चलूं, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लूं, स्लोप क्या होता है? स्लोप कहा जाता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को। तो यहां पर डेल्टा वाई पर क्या चल रहा है? करंट चल रहा है, और डेल्टा एक्स पर क्या चल रहा है? डेल्टा वी चल रहा है। तो अब अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालूं तो ये आई अपॉन वी किसका फॉर्मूला बनेगा? इस फॉर्मूले में से आई अपॉन वी की वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर तुम आई अपॉन वी निकालोगे तो वो क्या कहलाएगी? कंडक्टेंस। तो अगर कल को कोई आपसे पूछे कि वी और आई के ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज को शो करता है, तो आप बोलेंगे वी और आई का ग्राफ, वी और आई के ग्राफ का स्लोप चूंकि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी होता है, आई अपॉन वी होता है, तो वो कंडक्टेंस को शो करेगा, या ये कह लो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को शो कर रहा होगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको ओम्स लॉ भी समझ में आ गया होगा और उसका ग्राफ भी आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं मजीद आगे, और अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक वायर है और उसकी रेजिस्टेंस R है, तो वो रेजिस्टेंस R उस वायर के किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखो भाई, एक बात हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे पास अगर एक वायर है तो उस वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, तुम्हारी रेजिस्टेंस भी उस वायर की उतनी बढ़ जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ। और याद रखो इस बात को भी कि जितना मोटा कंडक्टर होगा, मोटा कंडक्टर होने का मतलब उसका डायमीटर ज्यादा होगा, डायमीटर ज्यादा होने का मतलब है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा मोटा कंडक्टर होगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। एक सिंपल सा उसूल याद रखो, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, हो सकता है आपको मुश्किल लग रही हो लेकिन ये आसान बात है। एक सिंपल सा उसूल ये याद रखो कि सड़क जितनी छोटी होगी, सड़क लंबाई में जितनी छोटी होगी और जितनी चौड़ी होगी, उतना ट्रैफिक उसमें से आराम से फ्लो करके चला जाएगा, और सड़क जितनी पतली होगी और जितनी ज्यादा लंबी होगी उसमें से ट्रैफिक उतना स्लोली मूव करके जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि वायर का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। वायर जितना पतला और लंबा होगा उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना उतना आसान, उतना मुश्किल हो जाएगा, और वायर जितना मोटा और छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना उतना इजी हो जाएगा। तो स्मॉल लेंथ वाले वायर्स लंबी लेंथ वाले वायर्स के मुकाबले में कम रेजिस्टेंस रखते हैं, और मोटे वायर की रेजिस्टेंस हमेशा पतले वायर के मुकाबले में क्या होती है? कम होती है। मोटे वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, पतले वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। सड़क की मिसाल बस याद रखिए। तो अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं तो इन दोनों रिलेशन को जब कंबाइन करोगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा L अपॉन A के, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटेगा तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट यहां पर क्या है? रॉ। ये ग्रीक अल्फाबेट जो रॉ यहां लिखा गया है, असल में ये रेजिस्टिविटी को शो करता है। किसको शो करता है? रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और अगर मैं इसका फॉर्मूला यहां से निकालूं तो रेजिस्टिविटी यानी रॉ का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा RA अपॉन L। अब R का यूनिट क्या होता है? R का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये दोनों कट गए और रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया ओम मीटर। लेकिन बहरहाल अभी ये बात समझना बाकी है कि भाई रेजिस्टिविटी है क्या चीज। ये तो पता चल गया कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन है क्या? 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। अगर तुम्हारे पास कॉपर का एक सब्सटेंस पड़ा हुआ है और तुम उसकी 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले आओ और उसकी रेजिस्टेंस को अगर तुमने नोट किया तो उस 1 मीटर क्यूब की कॉपर की रेजिस्टेंस को तुम क्या कहोगे? रेजिस्टिविटी कहोगे। तो याद रखो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि वो होता ही हमेशा 1 मीटर क्यूब का है। रेजिस्टिविटी को छेड़ने का, चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ये कि तुम टेम्परेचर चेंज कर दो। टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? चेंज होगी। अदरवाइज रेजिस्टिविटी लंबाई बढ़ाने घटाने से, एरिया बढ़ाने घटाने से चेंज नहीं होती। एरिया
बढ़ाने घटाने से, लंबाई बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस चेंज होती है। और हाँ, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से सिर्फ चेंज होती है, लेकिन रेजिस्टेंस टेम्परेचर से भी चेंज होती है। L और A से भी रेजिस्टेंस चेंज होती है और टेम्परेचर से भी चेंज होती है। तो इसलिए अब हमारा अगला टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है, या टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ क्या ताल्लुक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी डाल देते हैं ऑन टेम्परेचर। देखो पहली बात तो ये समझो कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से ताल्लुक क्यों होना चाहिए। एक बात हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में से फ्लो हो रहे होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की उस कंडक्टर के वाइब्रेट होने वाले एटम्स के साथ होती है टक्कर। देखो एटम्स की वाइब्रेशन को सिर्फ एक सूरत में खत्म कर सकते हो, और वो ये है कि तुम टेम्परेचर घटाकर कम करके ठंडा करके कंडक्टर को -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड यानी एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन पर ले आओ। अगर तुम इस टेम्परेचर पर ले जाओगे किसको, एक कंडक्टर को, तो फिर उस वक्त उसके एटम्स की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी और वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाने के लिए एनर्जी दूसरी जगह लगानी पड़ेगी, उसको ठंडा करने में इतनी एनर्जी लग जाएगी। समझ में आ रही है बात। बहरहाल तो यही वाहिद एक तरीका है कि तुम एटम्स की मूवमेंट को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। अदरवाइज ये होता है कि जब करंट फ्लो हो रहा होता है किसी कंडक्टर में से, तो कंडक्टर तो होता है मेटल यानी कि होता है सॉलिड, और उसके एटम अपनी जगह पर बैठकर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है वाइब्रेटिंग एटम्स के साथ, और वाइब्रेटिंग एटम्स की मूविंग इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के नतीजे में कंडक्टर की रेजिस्टेंस में क्या होता है, कंडक्टर रेजिस्टेंस दिखाता है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को और बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो एटम्स की मूवमेंट है आप खुद ही बताइए उसमें और ज्यादा इजाफा होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एटम्स की वाइब्रेशन में और ज्यादा इजाफा होगा, तो उस वजह से फिर क्या होगा कि एटम्स की वाइब्रेटिंग एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जब और ज्यादा कोलिजन बढ़ेगी तो उसके नतीजे में तुम्हारी रेजिस्टेंस में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो याद रखो कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आपके पास R0 एक रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की और रॉ नॉट रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, और आपने फर्ज कर लीजिए कि इस वायर की टेम्परेचर में डेल्टा टी इजाफा कर दिया, तो जो नई रेजिस्टेंस होगी किसी भी टेम्परेचर RT के ऊपर ये बराबर होगी R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें ये डेल्टा टी क्या चीज है, चेंज इन टेम्परेचर है, और ये अल्फा तो दुनिया जानती है, इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है ये अल्फा। इसी तरीके से यहां पर भी आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, रॉ टी इज इक्वल टू रॉ नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये अल्फा क्या चीज है, ये अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, और अल्फा को जो नापा जाता है ये नापा जाता है केल्विन इनवर्स, या अल्फा को नापा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स में नापा जाता है। और अल्फा जिस भी मेटल का जितना ज्यादा होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस में आने वाली तब्दीली भी उतनी ज्यादा होगी। यानी एक मटेरियल है उसका अल्फा कम है और दूसरे मटेरियल का अल्फा ज्यादा है कंडक्टर का, तो अगर आप टेम्परेचरों में दोनों के इक्वली इजाफा करेंगे तो जो जिसका अल्फा कम होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस में इजाफा भी कम होगा, और जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसके रेजिस्टेंस का इजाफा भी ज्यादा होगा। इस अल्फा को मैथमेटिकली आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा बराबर होता है डेल्टा आर अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी। ये आपके पास अल्फा का फॉर्मूला है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये भी ओम में होगा, ये भी ओम में होगा, और ये केल्विन में होगा, तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा और ये केल्विन इनवर्स बन जाएगा। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर के साथ जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम मूव करते हैं मजीद आगे, और अगला काम जो हमें समझना है वो है पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और मैंने ये भी बात आपको बताई कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो होने की राखी रुकावट को कहा जाता है। तो याद रखो हमेशा इस बात को, और आपने अपनी जिंदगी में इस बात को ऑब्जर्व भी किया है कि जब किसी भी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है भाई, तो वो मटेरियल गर्म हो जाता है। आप जब उसको टच करेंगे तो आपको एहसास होगा, अगर एक बल्ब है वो जल रहा है और आप उसको ऑफ करें और उसको जाके टच करेंगे तो आपको वह बल्ब गर्म महसूस होगा। गर्म होने की वजह क्या है? गर्म होने की वजह है कि उसके अंदर जो करंट फ्लो होता रहा उसने हीट एनर्जी की सूरत में भी अपनी एनर्जी को जाया किया है। जो करंट फ्लो हुआ, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, वो बल्ब में आने के बाद लाइट में तो कन्वर्ट हुई, लेकिन इसके अलावा हीट की सूरत में भी डेसिपेट हुई। और सबसे बड़ी एग्जांपल हीट डेसिपेशन की या पावर डेसिपेशन की इलेक्ट्रिक केटल है। इलेक्ट्रिक केटल का तो काम ही यही होता है कि उसके अंदर आप क्या करते हैं कि हीट एनर्जी को डेसिपेट करवाकर पानी को गर्म करवाते हैं। या आयरन हो गई, इस्त्री हो गई, ये भी बहुत बड़ी एग्जांपल है किसकी, कि आप अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो भाई पावर डिसिपेशन, एक रेजिस्टर है तुम्हारे पास R, और इस रेजिस्टर R में के साथ तुमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका वोल्टेज हो रहा है V, और वो इसमें से कुछ करंट I पास करवा रही है ये बैटरी, और रेजिस्टेंस R है। तो इसने जो पावर डिसिपेट करी होगी उसके 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। जो पावर इस रेजिस्टेंस में जाया हुई होगी उसके 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है पावर बराबर है VI के, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R के, और तीसरा फॉर्मूला है I स्क्वायर R के। और जाहिर सी बात है कि अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो वो एनर्जी को शो करता है। तो अगर आपको हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी हो या एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो सिंपली इन तीनों फॉर्मूलाज को टाइम के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो मैं ये देखो क्या किया मैंने, VI के साथ T कर दिया, V स्क्वायर अपॉन R के साथ भी T कर दिया, और I स्क्वायर R के साथ भी क्या कर दिया मैंने, T कर दिया। तो पावर डिसिपेशन रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब आप किसी भी रेजिस्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओगे तो फिर उस रेजिस्टर के अंदर जो एनर्जी है वो हीट की सूरत में भी डेसिपेट होगी, अलावा इसके कि वो कोई और काम भी करे। हमने इन फॉर्मूलाज के अंदर ये एज्यूम किया है कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो रेजिस्टर के अंदर पावर की सूरत में या हीट एनर्जी की सूरत में क्या हो रही है, जाया ही हो रही है। अब हम मजीद आगे मूव करेंगे और अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो हमें समझना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को, कि रेजिस्टेंसेस को किस तरीकों से जोड़ा जा सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, देखो भाई रेजिस्टेंसेस को जोड़ने के तुम्हारे कोर्स में 2 तरीके हैं, वरना तो रेजिस्टेंसेस को और भी कई तरीकों से जोड़ा जा सकता है। आपके कोर्स के मुताबिक रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, और आपके कोर्स के मुताबिक रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में भी क्या कर सकते हैं, जोड़ देते हैं। सीरीज और पैरेलल के अलावा रेजिस्टेंसेस को आप स्टार और डेल्टा कनेक्शन की सूरत में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो हमारे चूंकि स्कोप में नहीं है तो हमने उसको नहीं पढ़ना। तो हम सबसे पहले जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजिस्टेंसेस को किसके अंदर जोड़ने के बारे में, सीरीज में। देखो एक बात सिंपल सी है, अगर तुमने रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड जोड़ा है, एंड टू एंड जोड़ने का मतलब ये हुआ कि एक रेजिस्टेंस जहां खत्म हुई उसके आगे दूसरी रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, R1 R2 और R3, इसको कहते हैं एंड टू एंड या सीरीज। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर रेजिस्टेंसेस कहलाती हैं कि इनको आपने एक सिंगल पाथ में जोड़ा और ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चंद बातें आपको याद रखनी है, और वो बातें क्या हैं, वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सबका सेम होता है, I1 बराबर है I2 के, बराबर है I3 के, बराबर है I के। चूंकि एक ही बात है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का, इसलिए करंट ओवरऑल सेम रहेगा। दूसरी बात ये कि जो वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज जो बैटरी सप्लाई करती है, ये तीनों के वोल्टेजेस का क्या होगा, सम होगा। ये इक्वेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि इन तीनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ये बराबर होगी सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस के, यानी R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो ये मामला आपको याद रखने हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को कैसे ऐड किया जाता था, सम से ऐड किया जाता है। और याद रखो इस बात को कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस की जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वो सिंपली क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो अगर तुमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो तुम क्या करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे पास सेल्स हैं, यहां तो हम रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास सेल्स मौजूद हैं तो सेल्स को सीरीज में जब आप जोड़ेंगे तो आपको उनकी ओवरऑल जो वोल्टेज उनसे मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, जैसा कि बैटरीज में होता है। बैटरी की डेफिनेशन ही यही होती है कि बैटरी
इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो अगर तुम्हारे पास 6 सेल हैं, सब 2-2 वोल्ट के हैं, तो तुमको सीरीज में जोड़ दो, जैसे यूपीएस की बैटरी में होता है, तो उसके अंदर तुमको 12 वोल्ट की फिर डीसी बैटरी मिल जाएगी, क्योंकि सम हो जाएगा तमाम के वोल्टेजेस का, लेकिन ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, ये भी दिमाग में रखें। दूसरा जो तरीकेकार है वो है पैरेलल में जोड़ने का। और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर आप ये करते हो कि आप 2 कॉमन पॉइंट ले लेते हो, और इन 2 कॉमन पॉइंट्स के दरमियान में आप तमाम रेजिस्टेंसेस को क्या कर देते हो? कनेक्ट कर देते हो। पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, और इनके साथ आप एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 है, और ये आपका प्लस माइनस का वोल्टेज आ गया। अब यहां पर जो इक्वेशन है तुम्हें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पैरेलल में वोल्टेज पूरे का क्या होता है? सेम होता है, यानी जो V1 का वोल्टेज है वही V2 होगा, और वही वोल्टेज किसमें होगा? V3 में, और वही वोल्टेज बैटरी दे रही होगी। लेकिन देखो ना खुद ही यहां से कि जो करंट चलकर यहां पर आएगा वो यहां पर आने के बाद कितने हिस्सों में डिवाइड होगा? चूंकि 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 3 पाथ्स अवेलेबल है, तो 3 में डिवाइड होगा। तो जो टोटल करंट बैटरी ने दिया होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, यानी कि तीनों के करंट्स का सम हो जाएगा। अलबत्ता याद रखिएगा हमेशा पैरेलल में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि उसके लिए आप पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला लगता है। तो अगर तुम्हारे पास 2 रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यू की हो, ये पहली रेजिस्टेंस आ गई और ये तुम्हारे पास दूसरी रेजिस्टेंस आ गई, ये भी R है और ये भी R है, और तुम इनका इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़ाया 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां तो तुम दोनों में क्या लिखोगे? 1/R प्लस 1/R। तो यहां से 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2/R, या अगर R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो इसको उल्टोगे तो कितना आ जाएगा? R/2। यानी साबित हुई ये बात कि अगर तुम्हारे पास 2 5-5 ओम की रेजिस्टेंसेज हो और तुम उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो तुमको ओवरऑल रेजिस्टेंस 2.5 ओम मिलेगी, और अगर 2 5-5 ओम की रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों को सीरीज में जोड़ोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तुमको जो मिलेगी वो 10 ओम की मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये रेजिस्टेंसेज इन सीरीज और रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बड़ी सिंपल सी बात इससे रिलेटेड याद रखो कि इसी तरीके से तुम सेल्स को भी कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया। अगर सेल्स को सीरीज में जोड़ोगे तो क्या होगा? तुम्हें ओवरऑल वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, और अगर सेल्स को पैरेलल में जोड़ोगे तो ओवरऑल करंट ज्यादा मिलेगा। तो जहां पर जैसी सिचुएशन हो तो फिर उसी हिसाब से सेल्स को आपस में क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। अगर करंट ज्यादा चाहिए होता है तो सेल्स को पैरेलल में लगा देते हैं, और अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए होता है तो सेल्स को सीरीज में लगा देते हैं। लेकिन सीरीज में लगाने से सेल्स की जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है उसमें क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है, और पैरेलल में लगाने में सेल्स की ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एक और बात यहां पर मैं ये भी बताता चलूं कि हमारे घर के अंदर जितने भी कनेक्शंस होते हैं तो वो सारे पैरेलल में लगाए जाते हैं, क्योंकि हर जगह 220 वोल्ट एसी आ रहा है तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन निकाला गया है। लेकिन हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जो करंट की डिमांड है वो अलग अलग है, इसीलिए सबके वोल्टेज अलग है। एसी है वो ज्यादा करंट खींचता है, चलता तो वो भी 220 के ऊपर है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या नाम है, जो एक पंखा है वो भी 220 पर चलता है, लेकिन वो करंट चूंकि कम खींचता है तो VI आंसर यानी पावर जो है उसकी क्या निकलती है? कम निकलती है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला भी पीछे पढ़ाया है, V × I होता है। तो बहरहाल ये बात जो है वो आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब हम मूव करेंगे अपने चैप्टर के आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और हमारा आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, जिसको आसान अल्फाज में कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सवाल ये पैदा हो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, EMF क्या होती है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरा नाम ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी आसान अल्फाज में EMF। देखो भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर वैसे डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो वोल्टेज है, ये होती बेसिकली वोल्टेज ही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो वोल्टेज है जो आपके सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिराइव करता है, मूव करवाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स असल में क्या चीज है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप एक बैटरी खरीद कर लाते हैं बिल्कुल नई, या आपने एक सेल बिल्कुल नया खरीदा, लेट्स से 9 वोल्ट की आपने बैटरी ले ली। अब 9 वोल्ट की बैटरी के साथ आपने कहा बिल्कुल नई बैटरी मैं लाया हूं, तो जब आप उसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, वोल्ट मीटर एक आला है जो वोल्टेज को नापने के काम आता है, तो जैसी वोल्ट मीटर तुम उसकी टर्मिनल के ऊपर लाकर लगाओगे, वोल्ट मीटर तुमको 9 वोल्ट दे देगा अगर सही
बैटरी होगी, सही कंपनी की होगी। लेकिन पता है क्या होगा, जैसे ही तुमने, यानी कि ये तुम्हारा सेल था, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां तुमने वोल्ट मीटर ये कनेक्ट किया, अभी बैटरी के साथ और कुछ नहीं कनेक्ट किया हुआ, तो अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो पता चला ये 9 वोल्ट ही दिखा रहा है। लेकिन फिर तुमने क्या किया कि बैटरी का जो टर्मिनल था इसके साथ तुमने फर्ज कर लो एक क्या कनेक्ट कर दिया, अपना बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब ग्लो होना शुरू जैसे ही होगा ना, तो तुम ये देखोगे कि यहां पर जो वोल्टेज है ये घटकर मिसाल के तौर से 8.9 वोल्ट हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा हो, भाई अभी तो 9 वोल्ट अच्छा भला दे रहा था, अब 8.9 क्यों हो गया? 8.9 होने की वजह, पहली तो चीज अभी मैं इस बात का जवाब देता हूं कि वोल्टेज 0.1 वोल्ट या 0.2 वोल्ट क्यों घटा। पहले मैं जरा ईएमएफ आपको बता दूं, जब आपने इस 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर कोई लोड नहीं डाला था ना, यानी ये बल्ब भी कनेक्ट नहीं किया था, उस वक्त ये तुमको क्या बता रही थी, वोल्टेज बता रही थी, जो तुमको ये पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट पूरा दे रही थी, उसको कहते हैं ईएमएफ। और जब तुमने इसके ऊपर लोड डाला जिसकी वजह से इसका जो वोल्टेज है वो घट गया, तो अब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस तुमको बता रही है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, इसको ईएमएफ नहीं कहते। तो ईएमएफ होती है बैटरी का वो वोल्टेज जो नो लोड कंडीशन पे हो, विदाउट एनी लोड, और लोड जब डाल दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया, उसके बाद या कोई और चीज कनेक्ट कर दी, तो फिर ये वोल्टेज घटेंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये वोल्टेज घटे क्यों, क्या ऐसा मसला हुआ कि वोल्टेज घट गए? तो उसकी वजह ये याद रखो कि जो तुम्हारी बैटरी है ना, इस बैटरी के अपने अंदर जो इलेक्ट्रोड्स और बाकी जो इसके अंदर केमिकल्स मौजूद हैं, उनकी अपनी एक अलग इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। ये बाहर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी है ये तो अपनी जगह है, लेकिन इसी को अगर मैं मॉडल करूं ना, इसकी मॉडलिंग मैं करूं, तो ये मॉडलिंग इसकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये पूरी बैटरी है, इस बैटरी के अंदर भी आप देखें तो आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, इसको मैंने स्मॉल आर से शो कर दिया, इस रेजिस्टेंस को, और ये ईएमएफ की बैटरी की ई, ये स्मॉल आर, और बाहर ये बल्ब लगाया था, इस बल्ब को मैं कहूंगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको मैं शो कर रहा हूं कैपिटल आर से, और ये बैटरी इस पूरे सर्किट के अंदर क्या कर रही है, करंट फ्लो करा रही है। तो भाई जब बाहर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं थी ना, उस वक्त उसका कोई आई फ्लो नहीं हो रहा था, और जब उसका कोई आई फ्लो नहीं हो रहा था तो इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। फिर बता रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, उसके जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस को कहा जाता है, और वक्त के साथ साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती है जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती चली आती है। तो जब तक बाहर लोड नहीं लगाया था ये आई फ्लो नहीं कर रहा था, और जब आई फ्लो नहीं कर रहा था तो अंदर वाले रेजिस्टेंस आर से भी आई फ्लो नहीं कर रहा था, तो इंटरनल ड्रॉप भी नहीं हो रहा था। अभी यहां पर ये जो 8.9 आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बैटरी बाहर करंट फेंक रही है, तो वो जो बाहर करंट फेंक रही है तो वो करंट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी होकर गुजर रहा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस खा गई, बाकी जो बचा 8.9 वोल्ट वो इस बेचारे बल्ब ने यहां पर क्या किया, इस्तेमाल किया। तो याद रखो, दो इक्वेशन है, याद रखो, वो क्या, अगर तुम्हारी बैटरी 9 वोल्ट की है तो हो सकता है कि जब वो लोड पर आए तो बैटरी तुमको 8.9 वोल्ट दे या 8.8 वोल्ट दे। तो आप जो फॉर्मूला बनाते हैं जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, डिस्चार्ज माने बैटरी बाहर करंट फेंक रही हो, तो उस वक्त फॉर डिस्चार्जिंग बैटरी के लिए जो फॉर्मूला बनता है, डिस्चार्जिंग बैटरी के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि ईएमएफ बेचारी दो हिस्सों में लगी, एक तो बाहर का इस बल्ब का वोल्टेज पैदा करने में, और एक वो वोल्टेज ड्रॉप है जो उसके अपने अंदर हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप या इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो होता है ये तो आई कैपिटल आर हो जाएगा, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप है इसको आप आई स्मॉल आर कहेंगे। तो ये इक्वेशन कब इस्तेमाल करनी है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, बैटरी अपने अंदर से करंट बाहर फेंक रही हो। और हाँ, अगर बैटरी चार्ज हो रही होगी तो फिर इक्वेशन उल्टी हो जाएगी। क्यों? अगर बैटरी को 9 वोल्ट पर चार्ज करना है तो तुमको बाहर से 9.1 वोल्ट देना पड़ेगा। क्यों 9.1 वोल्ट? देखो कितनी अजीब कहानी है। 9.1 वोल्ट दूंगा, 9.1 वोल्ट दूंगा तो 0.1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगी, बाकी 9 वोल्ट से बैटरी चार्ज होकर 9 वोल्ट पे आ जाएगी। जब कल को बैटरी को डिस्चार्ज करूंगा और इससे करंट लूंगा तो फिर दोबारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 वोल्ट खा जाएगी, और बाकी जो 8.9 वोल्ट मिलेगा वो मुझे बाहर एक्सटर्नल में मिल रहा होगा। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब बैटरी तुम्हारी चार्ज हो रही हो
तो इसमें इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो। V वो वोल्टेज है जिससे बैटरी को चार्ज करना है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए EMF अगर 9 वोल्ट है तो इसमें 0.1 वोल्ट ऐड करके 9.1 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करना। थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज देकर बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो जो यूपीएस 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करता है, तो हो सकता है कि वो यूपीएस, हो सकता है क्या होता ही है जनरली ऐसा कि वो यूपीएस जो अपना आउटपुट निकाल रहा होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, वो 12.6 या 13 वोल्ट हो रहा होगा, ताकि बैटरी फिर चार्ज हो सके और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी पेट भरा जा सके। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको और ये चैप्टर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। इन दोनों आखिरी इक्वेशंस को, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशंस को याद रखिएगा, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाजिर होंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।